नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी वन शॉट लेक्चर के अकॉर्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट मोर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी। तो इस एक लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्लीट एक टॉपिक, ये थोड़ा बड़ा है इस कारण से समय जरूर ज्यादा लग सकता है, लेकिन हम पूरे चैप्टर को इसी लेक्चर के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। जो प्लांट फैमिली बसती है ना, प्लांट फैमिली इसी का पार्ट है, वो प्लांट फैमिली इसी यूनिट में आती है। तो ये प्लांट फैमिली है, आपके लग 4 दे रखी हैं। तो इन प्लांट फैमिली को हम एक अलग से लेक्चर पहले से मैंने डाल रखा है और आज हम वन शॉट के रूप में थोड़ा सा तेजी से हम पढ़ा करके वो अलग से डाल देंगे। इसके अलावा अलग से अगर साथ में लेके चलेंगे तो घंटे भर, तो आप लगभग 2 घंटे की क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये अलग से ऐड कर देंगे और ये अलग से कर देंगे। तो पादप आकारिकी कंप्लीट लेक्चर जो कि पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, क्योंकि हम सभी को पता है अंतिम समय में हमें विशेषकर एनसीईआरटी पर फोकस करना है। तो पूरा नोट्स जो मैंने तैयार किए वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। पीछे के क्वेश्चन उठा करके देख लेना, आपको सभी को पता भी है। तो ये नीट 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस लेक्चर से आपके 3 से 5 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से देखना और देखने के बाद बताना कि सर में याद हुआ है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने एक अलग मेथड से आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था। एनिमल किंगडम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने थे। तो वो भी मैंने आपको लेक्चर में ही याद करवा दिया था। उसी प्रकार से इसको भी इसी लेक्चर के अंतर्गत मैं याद करवाने का प्रयास करूंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। चैप्टर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी होती क्या है? तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। आकारिकी मतलब कोई भी जीव है जिसे हम बाहर से देख करके उसके लक्षणों को हम वर्णन कर सके, उन लक्षणों को देख करके निर्धारित कर सके कि वो क्या है। तो वो बाहर से हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं ना, जो बाह्य रूप होता है इन जीवों का, वो ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो इन बाह्य रूपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर पेड़ देख रहे हैं ना, ये जो पादप देख रहे हैं, इसमें जो जो आपको बाहर से कैरेक्टर नजर आ रहे हैं तो वो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग आते हैं। पुष्प पादप यानी कि एंजियोस्पर्म के 2 भाग होते हैं। एक तो जड़ तंत्र होता है यानी कि रूट सिस्टम। ये देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट होता है जमीन से ऊपर का भाग, ये तो आपका रूट सिस्टम यानी कि एक मिनट थोड़ा सा मैंने ये बता दिया। जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ये मान लीजिए जमीन है, इस जमीन के ऊपर का पार्ट है, ये तो फरोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम कहलाता है। ये जमीन के ऊपर का वायवीय भाग होता है, ये ऊपर वाला ये वायवीय भाग होता है। जबकि नीचे का जो भाग होता है इसे हम रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कह देते हैं, जो कि भूमिगत भाग होता है। तो ये 2 भाग होते हैं। इन 2 भागों के बारे में हमें कंप्लीट स्टडी है इस लेक्चर के अंतर्गत करनी है। शुरुआत हम रूट से करेंगे, रूट के बाद में स्टेम पे चलेंगे, स्टेम के बाद में इन पत्तियों पे चलेंगे, और पत्तियों के बाद में हम बात करेंगे उसमें जो पुष्प निकलते हैं उनके ऊपर, फिर पुष्प से जो बीज बनते हैं उन बीज की हम बात करेंगे। इन सभी की बारे में इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे। आपने बीज देखा होगा, बीज के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। कोई भी एक्सिस देखते हैं बीज का तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला भाग जो होता है वो तो प्लूमुल कहलाता है, प्लूमुल या प्लूमुल, सॉरी। एक तो होता है रेडिकल, एक होता है प्लूमुल, ये होता है प्रांकुर हिंदी में हम बात करें, और ये होता है मूलांकुर। ये आपके बीज के अंदर ये 2 भाग बनते हैं। तो जो प्लूमुल होता है, प्रांकुर जो होता है, इससे तो आपका परोह है या तना बनता है। ऊपर वाला जो भाग होता है वायवीय भाग, वो बनता है इस प्लूमुल से। और रेडिकल या मूलांकुर होता है, इससे रूट सिस्टम बनता है, जड़ बनती है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं। पहले हम लेकर के चलते हैं रूट सिस्टम या जड़। तो मुख्य रूप से किससे विकसित होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। मैंने आपको बता दिया है, मूलांकुर यानी कि रेडिकल। अंग्रेजी वाले शब्द भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और ये भूमिगत भाग होता है, जड़ हमेशा भूमि में पाई जाती है। कुछ इसके अपवाद होते हैं जो आपके न्यू एनसीईआरटी में तो है नहीं, पुरानी में, लेकिन वो यहाँ पर हम देख लेंगे। कई बार क्या वहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें वो कम कर दी है, लेकिन आपको ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही पढ़नी है। ठीक है। मूल तंत्र जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पहले वाला जो पार्ट है ये मूसला मूल तंत्र का है। इसमें क्या होता है, एक रूट जो होती है ये रूट लंबी एक निकल जाती है, जो मुख्य रूट होती है जिसे हम प्राथमिक
प्राइमरी रूट कह देते हैं, ठीक है। इससे फिर बहुत सारी ऐसे पतली पतली शाखाएं निकलती है और इनसे भी फिर और शाखाएं निकल जाती है, ठीक है। ये होती है आपकी टेप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र, जो द्विबीजपत्री पादपों में सामान्यतः देखने को मिलती है। फिर आती है फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम या रेशेदार मूल तंत्र। देखिए रेशेदार मूल तंत्र होता है, इसके बारे में बहुत सारे रेशे बन जाते हैं। जैसे ये होता ना प्राथमिक मूल जो होती है, ये जो प्राथमिक मूल है ये तो अल्पजीवी होती है, फिर यहीं से और नई रूट बन जाती है और इस प्रकार से एक गुच्छा सा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं फाइब्रस रूट, या इसे जकड़ा मूल भी कहा जाता है, या इसे रेशेदार मूल भी कह देते हैं। ये एक बीजपत्री पादपों में मिलती है। फिर तीसरी आती है एडवेंटिटस रूट सिस्टम, अपस्थानिक जड़ तंत्र। देखिए अपस्थानिक जड़ तंत्र वो होती है जो मूलांकुर या रेडिकल से विकसित नहीं होती है, ये पादप के किसी अन्य भाग से निकलती है और वो आपकी एडवेंटिटस, या ये यहाँ पर देख सकते हैं ये तने से निकलती है, शाखाएं निकलती है और ये फिर नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो इनकी भी हम बात करेंगे आगे। तो एडवेंटिटस रूट सिस्टम या अपस्थानिक जड़ तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए मूल तंत्र या रूट सिस्टम तीन प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला मूल तंत्र, रेशेदार मूल तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं मूसला मूल तंत्र की। देखिए प्राथमिक जड़ होती है, मुख्य रूप से ये प्राथमिक जड़ निकलती है, इसके बाद में इससे पार्श्व शाखाएं निकल जाती है ऐसे, और ये पार्श्व शाखाएं इससे भी बहुत सारी रूट निकल जाती है। तो ये प्राथमिक और तर्तिक दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्श्व शाखाएं जो होती हैं, पार्श्व शाखाएं ये क्या होती हैं, तर्तिक, द्वितीयक और तर्तिक रूट में डिवाइड कर सकते हैं इसे। तो प्राथमिक जड़ और पार्श्व शाखाएं मिलकर के मूसला मूल तंत्र बनाती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। प्राथमिक जड़ है वो मूलांकुर से विकसित होती है और अन्य जड़ें हैं ये इस प्राथमिक रूट से विकसित होती हैं। याद रख लेना, प्राथमिक जड़ तो मूलांकुर से विकसित होती है और अन्य द्वितीयक और तृतीयक जड़ जो होती है, मूल होती है, ये आपकी प्राथमिक जड़ से विकसित होती है। और एग्जाम्पल में आपके एनसीईआरटी में सरसों दे रखा है, और विशेषकर द्विबीजपत्री पादप जितने भी होते हैं उसमें मूसला मूल तंत्र देखने को मिलता है। दूसरा आता है रेशेदार मूल तंत्र। एक बीजपत्री पादपों में जो प्राथमिक मूल होती है, जो सबसे पहले बनती है ना, ये अल्पजीवी होती है, मतलब कुछ समय बाद ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अल्पजीवी होती है। प्राथमिक मूल है, इनके स्थान पर अन्य जड़ें हैं वो विकसित हो जाती है, इसके पास में से अन्य जड़ें निकल जाती है जो प्राथमिक रूट का स्थान ले लेती है, ठीक है। जड़ के आधा से मैंने क्या लिखा, आधार है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, आधार से जो जड़ होती है ना, जैसे यहाँ पर हम बताते हैं ये जड़ बनी है आपकी प्राथमिक, तो इसके आधार से यहाँ से बहुत सारी जड़ें निकलती है और ये एक रेशेदार मूल तंत्र बना लेती है। और ये आपको एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है, जैसे गेहूं है, घासें हैं, इन सभी में। अब बात करते हैं अपस्थानिक जड़ तंत्र। तो ये मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होती है, पादप का कोई भी अन्य भाग है वहां से विकसित होती है। और ये जो होती है, ये घास, मोनेस्ट्रा, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, जैसे बरगद का पेड़ होता ना, एक मिनट, ये मान लीजिए बरगद का पेड़ है, तो इससे यहां से क्या हो जाती है, ये रूट निकल जाती है। ये अपस्थानिक रूट का एक प्रकार होता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की होती है, मूसला मूल तंत्र, रेशेदार मूल तंत्र और अपस्थानिक जड़ तंत्र, तीनों याद रखें। अब देखिए जो मूल तंत्र है, जड़ जो होती है, इसको हम मुख्य रूप से जड़ के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। ये चार पार्ट कौन कौन से, देखिए पहले आता है रूट कैप, नीचे से हम लेके चलते हैं तो पहले रूट कैप आता है, जड़ की जो टोपी होती है आगे वाली, ये वाली, ये रूट कैप हो गई। फिर ये जो बीज का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा छोटा सा है, ये विभज्योतकी क्षेत्र आ जाता है। विभज्योतकी क्षेत्र के बाद में एक दीर्घीकरण क्षेत्र, ये वाला जो भाग है ये आपका दीर्घीकरण क्षेत्र हो जाएगा। और सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये परिपक्व होता है और ये मेचुरेशन या परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम रूट कैप की बात कर लेते हैं, मूल टोप। तो जड़ के शीर्ष पर स्थित आवरण होता है, ये जड़ के शीर्ष पर होता है, ये जो आवरण होता है ना बाहर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये आपका रूट कैप होता है। ये करता क्या है, देखिए जड़ शीर्ष के जो कोमल भाग, ये आगे वाला जो भाग नई कोशिकाएं बनती है, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसमें, और इन नई कोशिका वाला जो भाग होता है ये कोमल होता है। इस भाग को जो भूमि के साथ घर्षण होता है ना, उस घर्षण से सुरक्षा प्रदान करने का काम है वो कौन करता है, ये रूट कैप करता है। फिर आता है विभज्योतकी क्षेत्र, विभज्योतकी सक्रिय क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसमें क्या होता है, रूट कैप के ऊपर का भाग होता है, ये जो ये यहाँ तक रूट कैप हो गई, ये जो आपको देखिए छोटी छोटी टिनकी सी नजर आ रही है, बिंदु सी, ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो डिवाइड होती रहती है लगातार।
तो ये रूट कैप के ऊपर का भाग होता है और यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती है ये छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, इनमें संघन जीवद्रव्य होता है और लगातार विभाजन करती है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए विभज्योतकी क्षेत्र, इसमें जितनी भी कोशिकाएं वो सक्रिय विभाजन करती है, छोटी होती है आकार में, पतली भित्ति होती है, इनकी जीवद्रव्य बहुत ज्यादा होता है और लगातार विभाजन करती है। ठीक है, अब आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। अब यहाँ पे विभाजन होने के बाद यही कोशिकाएं ऊपर की ओर चली जाती है और ये दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती है। दीर्घीकरण क्षेत्र में होता क्या, देखिए ये विभज्योतकी क्षेत्र है, इसके ऊपर का भाग होता है और इसमें जो कोशिकाएं होती है ये लंबाई में वृद्धि करती है, ऐसे लंबाई में वृद्धि करेगी और लंबाई में वृद्धि होने के कारण ये जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है जिस कारण से इनकी जड़ की लंबाई में वृद्धि भी इसी भाग में होती है। इसके बाद में 3 भाग हो गए। चौथा जो पार्ट आता है ये परिपक्व क्षेत्र, मैच्योरेशन रीजन, ये ऊपर वाला, ये जो भाग होता है दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर का भाग होता है, समीपस्थ भाग होता है। इसमें कोशिकाएं विभेदित और परिपक्व होती है। इसमें कोशिकाएं विभेदित होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करना शुरू कर देती है। कुछ कोशिकाएं है वो परिपक्व होकर के किसी कार्य को करने के लिए विभेदन हो जाता है, उनमें मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। और इस क्षेत्र में देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये जो धागेनुमा संरचना है, इन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये रूट हेयर्स इसी भाग में पाए जाते हैं परिपक्व क्षेत्र में। तो बहुत पतले होते हैं, कोमल होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है। और दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे के क्षेत्र की जो अधिचरम होती है, ये जो दीर्घीकरण क्षेत्र है यहाँ पर जो अधिचरम पाई जाती है उससे ये विकसित होते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य होता है मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4 भाग हमने देख लिए। सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है रूट कैप होता है, जो क्या करता है, इसका जो कोमल भाग होता है रूट का, उसकी सुरक्षा करता है। फिर मेरिस्टेमेटिक भाग होता है, ये बीच वाला जो भाग है, इसमें सेल से लगातार विभाजन होती रहती है, सक्रिय रूप से विभाजन करती है। ये जो भाग होता है इसमें कोशिकाएं वो लंबाई में वृद्धि करती है, जो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। और सबसे ऊपर का भाग होता है मैच्योरेशन या परिपक्व क्षेत्र, इसमें कोशिकाएं परिपक्व होकर के उत्तक का निर्माण करनी शुरू कर देती है। इसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो मृदा से जल व लवण का अवशोषण करती है। अब जड़ के रूपांतरण, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो एक बार थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, इस कारण यहाँ पे हम देख लेते हैं। जड़ के रूपांतरण, कोशिका क्या करती है, मुख्य कार्य कोशिका का एक तो अवशोषण कार्य, सेवन का कार्य होता है, लेकिन कुछ इसके अलावा अन्य कार्य करने के लिए ये क्या करती है, अपने आप में कुछ चेंजेस कर देती है, अपने आप को मॉडिफाई कर देती है, तो वो जड़ के रूपांतरण कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के रूपांतरण देखते हैं। एक तो भोजन के लिए रूपांतरण करती है जिससे ये फूल जाती है, एक प्रोप रूट सहारा प्रदान करने के लिए, एक स्टिल्ट रूट होती है, ये जो मक्का वगैरह होते हैं ना उसके नीचे वाले भाग से निकलती है, और एक न्यूमेटोफोर्स, उससे दलदली क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए ये क्या करती है, न्यूमेटोफोर्स या श्वसन मूल पाई जाती है। देखिए सबसे पहले हम भोजन संग्रहण की बात कर लेते हैं। भोजन संग्रहण में जो मूसला मूल होती है, इसमें क्या होती है, जो जड़ें होती हैं भोजन का संग्रह करके फूल जाती है, तो मूसला मूल की रूपांतरण, उसमें आपको एक तो गाजर और सलजम देखने को मिलती है। गाजर आपने देखी होगी और एक सलजम, यहां पर देखिए ये रही एक तो और ये रही, ये दोनों क्या है आपकी मूसला मूल तंत्र के रूपांतरण है, गाजर और सलजम। अपस्थानिक मूल तंत्र की बात करें तो इसमें शकरगंध होता है, ये वाले देखिए, ये भी भोजन का संग्रह करती है, शकरगंध हो जाएगी, उदाहरण याद रख लेना। प्रोप रूट की हम बात करें तो ये हवा में लटकती संरचनाएं होती है और ये बरगद का जो पेड़ होता है उसको सहारा प्रदान करती है। ये देखिए ये जो बरगद का पेड़ है इसमें नीचे लटकती हुई पाई जाती है और जमीन में आकर के क्या हो जाती है, अपनी इसको सहारा देने का प्रदान काम करती है। बरगद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बरगद के। स्टिल्ट रूट की हम बात करें तो तने की निचली गांठों से विकसित होती है, जो ये मान लीजिए तना है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी जो नोड पाए जाते हैं, यहां से विकसित होकर के ये नीचे की ओर आ जाती है। ये आपको मक्का में, गन्ने में, इनमें देखने को मिलती है। तो ये कौन सी, स्टिल्ट रूट, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स की हम बात करते हैं तो ये जमीन से निकल करके लंबवत वृद्धि करती है। देखिए ये आप देख सकते हैं ऊपर की ओर वृद्धि करती है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर जो पाए जाने वाले पादप हैं उनमें ये पाई जाती है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है इस कारण से। और राइजोफोरा इसका उदाहरण आप याद रखें, ठीक है। ये तो जड़ के रूपांतरण होगी। कार्य क्या होते हैं जड़ के, देखिए मृदा से जल व खनिज लवण का अवशोषण, भोज्य पदार्थों का संचय करना, मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण करती है, बता चुका हूं, जल का अवशोषण करती है, भोज्य पदार्थों का संचय करती है। पादप वर्धी हार्मोन जो होते हैं, पादप वृद्धि के लिए जो हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इनका संश्लेषण भी कौन करती है, जड़ों के द्वारा होता है। ये हो गए जड़ के रूपांतर। अब बात करते हैं तने की, स्टेम।
पादप अक्ष का आरोही भाग होता है, यानी कि जो नीचे का जड़ का भाग है, यहाँ पर जड़ होती है, जमीन के नीचे का भाग जड़ हो गया, और इसके ऊपर जो निकलता है जिसपे पत्तियां, फूल, ये सभी लगते हैं, फल लगते हैं, ये सभी आपके तने के ऊपर लगते हैं। तो तन जो पुष्प पादप अक्ष का जो आरोही भाग होता है, वायवीय भाग तो जो होता है वो तना कहलाता है। अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर, अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर यानी कि प्लूमुल से विकसित होता है। शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, कलियां, जो पुष्प जब यंग अवस्था में होता है, जब निकलता है, उसको कली कह देते हैं। ये सभी है। इसके अलावा गांठे जो नोड्स होते हैं, पोरिया, इंटरनोड्स होते हैं, इन सभी को धारण करता है तना। कलियां जो होती है, इसकी हम बात करें तो ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो शीर्षस्थ होती है, जैसे मान लीजिए आपका पादप है, तो इसके अगर ऊपर से कोई ऐसी कली निकलती है तो वो तो हो जाएगी आपकी शीर्षस्थ, टर्मिनल। यहाँ पे कोई शाखा जा रही है और यहाँ से कोई कली निकलती है तो वो आपकी कक्षस्थ हो जाएगी, ऑक्सिलरी हो जाएगी। तो ये दोनों याद रख लेना, शीर्षस्थ और कक्षस्थ। नोड्स की हम बात करें तो इस क्षेत्र से क्या होती है, पत्तियां विकसित होती है। यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कोई भी ऐसी शाखाएं देखती हैं तो उसमें ऐसे लाइनें आपको नजर आ रही है, तो ये जो लाइनें हैं यहाँ से पत्तियां निकलती है, इसको हम नोड्स या गांठे कह देते हैं। एक होती है पोरिया, इंटरनोड्स, इसके बीच का जो ये भाग होता है लंबी, आपने गन्ना खाया होगा ना, गन्ना, उसमें इस प्रकार से देखा होगा, इसको हम एक पाली बोल देते हैं। तो ये जो होता है इसकी लंबाई, ये आपकी क्या कहलाती है, इंटरनोड कहलाती है। दो नोड्स के बीच का जो स्थान होता है वो इंटरनोड होता है। शेष अवस्था में तना हरा होता है, जब युवा अवस्था होती है, सॉरी यंग अवस्था होती है उस समय, और बाद में क्या होता है, ये काष्ठीय और गहरा भूरा हो जाता है। ठीक है, इसके रूपांतरण यहाँ पे दे रखी हैं, तो रूपांतरण भी आपको याद रख लेना। देखिए, स्टोरेज के लिए रूपांतरण जो होता है उसमें आपका जमीकंद है, जिंजर, अदरक है, आलू है, ये हो जाएंगे। फिर आपका प्रोटेक्शन, सपोर्ट के लिए जो होता है, ये आपका टेंड्रिल जो होता है वो हो जाएगा। टेंड्रिल के बाद में जो प्रोटेक्शन के लिए इसमें कांटे आ जाएंगे, बोगनविलिया हो जाएगा, इसका उदाहरण है, कांटे वगैरह जो उत्पन्न होते हैं। और एक होता है नए पादप के निर्माण के लिए, यानी कायिक जनन करने के लिए रूपांतरण होता है, वो आपके जो ऑक्जेलिस पादप है उसमें देखने को मिलता है। अब इसके रूपांतरण देख लीजिए। देखिए, तने के रूपांतरण भोजन के लिए हम बात करें तो एक तो भूमिगत तना है, इसमें आलू है, अदरक है, हल्दी है, जमीकंद है, ये सभी भूमिगत रूपांतरण है तने की। परतान के रूप में हम बात करें तो कक्षस्थ कलिका है, ये परतान के रूप में विकसित हो जाती है। ये आपको खीरा, पंपकिन, तरबूज, अंगूर, इनमें देखने को मिलता है। थोर्न यानी कि कांटे ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं, जैसे कि सिट्रस है, बोगनविलिया है, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। फिलोक्लेड की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। फिलोक्लेड तो हरा होता है, चपटा और मार्शल होता है, इसमें पानी है वो स्टोरेज के रूप में रहता है। और आपने मरुद विधि पादप देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा ओपनीशिया, जिसे हम नागफनी कह देते हैं। इसके अलावा यूफोर्बिया है, इनमें क्या होता है, जो तना होता है वो गोल फूल करके क्या हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने शायद इसका ऐड किया होगा, नहीं इसमें नहीं है, आगे इसमें नहीं ऐड किया, मैंने बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि ओपनीशिया नागफनी होता है, ये ग्रीन कलर का, हरे रंग का हो जाता है और मोटा होता है, मार्शल होता है। पत्तियां इसमें कांटों में रूपांतरित हो जाती है, इस कारण से जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य वो ओपनीशिया का तना ही करता है, जो कि हरा होता है, चपटा और क्लोरोफिल युक्त होता है। एक यूफोर्बिया याद रखिएगा। स्टोलेन की हम बात करें तो ये पुदीना और जमीकंद में देखने को मिलते हैं। ओपसेट, ये जलीय पादप, पिस्टिया, आइकोर्निया, इनमें पाए जाते हैं। और शक्कर जो चूसक जड़े जो होता है, तना जो होता है, ये केला, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, इनमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ रूपांतरण है जो आपको याद रखने। कार्य क्या होते हैं तने के, देखिए ये क्या करता है, पत्तियां, पुष्प, फल, इन सभी को धारण करने वाली शाखाएं विकसित करता है। जल, खनिज लवण और भोजन का सेवन करता है, भोजन का संचय करता है, सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है पादप को, और कायिक जनन में भी सहायता करता है। तो ये आपका तना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम पत्ते की। तो तने पर उत्पन्न पार्श्व चपटी संरचनाएं होती है, वो क्या कहलाती है, पत्ती कहलाती है, और ये गांठों से विकसित होती है। ये जो आपकी गांठ होती है, नोड्स होते हैं, वहां से विकसित होती है। कक्ष में कलिका उपस्थित होती है, इसके साथ में छोटी सी कलिका भी उपस्थित होती है, जिसे हम ऑक्सिलरी बड्स कह देते हैं। ठीक है, कक्षीय कलिका बाद में शाखा में, यही बाद में जो ऑक्सिलरी बड है, यही बाद में एक बड़ी शाखा बना लेती है, शाखा में विकसित होती है। पत्तियां प्रोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से विकसित होती है।
जो प्रो होता है, तना होता है, इसका जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है उसी से विकसित होती है जो पत्तियां होती हैं। और पत्तियां हमेशा अग्राभिसारी यानी एक्रोपिटल क्रम में विकसित होती है। अग्राभिसारी जैसे नीचे विकसित हो गई पत्ती फिर ऊपर लगेगी, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर चलती हुई पत्तियां लगती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कायिक अंग होता है पत्ती जो होती है ये। और एक पत्ती के प्रारूपिक पत्ती की हम बात करें तो उसमें 3 भाग होते हैं। एक तो लिप बेस होता है, आप देखिए यहां पर लिप बेस, पर्णाधार, यहाँ पर जो पत्ती लगी रहती है ना तने के ऊपर, तो इसको हम कह देते हैं पर्णाधार, या इसे हम क्या कहते हैं, लिप बेस कह देते हैं। ठीक है। दूसरा होता है पेटियोल यानी पर्णवरंत। जो पत्ती है ये जो फलक है, लेमिला कहते हैं इसको, जो चौड़ा चपटा भाग होता है ना, इसे फलक या लेमिला या स्त्रिका कह देते हैं। इसको इस तने से जोड़ने के लिए जो एक डंडी रूपी डंठल नुमा भाग होता है, इसको पेटियोल या पर्णवरंत कहा जाता है। पेटियोल या पर्णवरंत। फिर ये जो फैला हुआ भाग जो ग्रीन कलर का है, इसको हम लेमिला या लिप बेस कह देते हैं, इसे ये स्त्रिका कहा जाता है। तो मुख्य ये 3 भाग होते हैं। और ये के ऊपर एक हरी संरचना निकली रहती है, ये 2 होती है संरचना में, इसे स्टिपुल कह देते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना, सहपत्र, पर्णाधार, फिर आपका पर्णवरंत या पेटियोल, और फिर लेमिला, ये 3 भाग होते हैं मुख्य। तो पत्ती के हम भागों की बात करें तो 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हम पर्णाधार की बात कर लेते हैं, लिप बेस। पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है। ये आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती है। आधार पर 2 छोटी पत्तियां निकलती है जिन्हें हम अनुपर्ण कह देते हैं, स्टिपुल्स कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बीजपत्री में पर्णाधार फैलकर तने को पूरा ढक लेता है या फिर आंशिक रूप से ढक लेता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से पादपों में पर्णाधार फैल करके उसको कंप्लीटली या आंशिक रूप से ढक लेता, तो वो एक बीजपत्री पादप होते हैं। और लेंगिमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों में पर्णाधार वो फूल जाता है। और इस प्रकार का पर्णाधार क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका पर्णवरंत तल्लप कहलाता है, या इसे पुलविनस कहते थे। पुलविनस, पर्णवंत तल्लप या पुलविनस कह देते हैं। ये याद रख लेना, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में ये पर्णाधार हो गया। अब बात करते हैं पर्णवरंत की या पेटियोल। तो पत्ती को अधिकतम प्रकाश मिल सके, ये अच्छा, पत्ती को अधिकतम प्रकाश मिल सके इस प्रकार से क्या करता है, इस पत्ती को होल्ड करने का काम कौन करता है, पर्णवरंत करता है। लंबा होता है, पतला होता है, लचीला। पर्णवरंत पत्ती को हवा में हिलाता रहता है, मतलब लंबा, पतला, लचीला होता है और पत्ती जो होती है उसको हवा में हिलाता रहता है जिससे कि उसको ताजा हवा मिल सके। ठीक है, याद रख लेना, ये आपका पर्णवरंत हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ेंगे ना आराम से याद हो जाएंगे। मैंने वो आपके एनसीईआरटी में पैराग्राफ के रूप में दे रखे, मैंने यहाँ पर नोट्स के रूप में ऐड की है। ठीक है। अब बात करते हैं लेमिला की। स्त्री का जो चौड़ा मुख्य भाग होता है वो ये हरा फैला हुआ भाग होता है और इसमें सीरा और सिरिकाएं, जिन्हें हम वेनलेट्स कह देते हैं, सीरा और सिरिकाएं पाए जाते हैं जिनसे मिलकर बना होता है। जैसे आपने पत्ती देखी होगी, जैसे पीछे वाली स्लाइड में हम बात करते हैं, ये देखिए, इसमें एक तो ये बीच में आप देख सकते हैं, ये इससे शाखाएं निकली रहती है। ठीक है, तो ये बीच वाली तो मध्य शिरा हो जाएगी, ये इससे भी शाखाएं निकली रहती हैं बहुत सारी, और ये साइड वाली ये सभी शिरा और सिरिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, याद रख लेना। तो पत्ती का जो हरा भाग होता है लेमिला या स्त्रिका, ये शिरा और सिरिकाओं से मिलकर बना होता है और बीच में एक स्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा या मिड रिब कह देते हैं। ठीक है, याद रख लेना, मध्य शिरा या मिड रिब कहा जाता है इसे। सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है। सिराएं जो होती है ये पत्ती को दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है और सिराएं हैं ये पानी, खनिज, लवण और भोजन के स्थानांतरण में नलिकाओं की तरह कार्य करती है। यानी कि भोजन, जल और खनिज लवण का स्थानांतरण का भी मुख्य भूमिका निभाती है और नलिकाओं की तरह काम करती है। तो ये मुख्य पार्ट होती है लेमिला, याद रख लेना। प्रकाश संश्लेषण का काम भी इसी के अंतर्गत होता है, यही भोजन का निर्माण करते हैं। हरा फैला हुआ भाग होता है, सिरा और सिरिकाएं पाए जाते हैं। मध्य शिरा बीच में स्थित होती है जो स्पष्ट होती है। सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और सिराएं पानी, खनिज, लवण, भोजन इनके स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पत्तियों के अंदर शिरा विन्यास। उसकी जो शिराएं पाई जाती हैं
यानी कि पत्ती में जो शीरा पाई जाती हैं और शीरिकाएं पाई जाती हैं, इनका विन्यास क्या है, क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं ये, तो ये हमें पढ़ना। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन या इसे हम जालिकावत शीरा विन्यास कह देते हैं, और एक होता है समानांतर शीरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। जालिकावत शिरा विन्यास की बात करें तो इसमें जो स्त्रिका होती है, ये जो स्त्रिका है या लेमिला होती है, इसमें सिरिकाएं फैल करके जाल बना लेती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जाल सा बन जाता है, इस प्रकार से जाल सा नेटवर्क बन जाता है। और ये आप किस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है पैरेलल वेनेशन या समानांतर शिरा विन्यास। तो इसमें लेमिला में शिरा एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिए यहाँ पर ये आपकी मध्य शिरा हो गई बीच में, फिर इसी से आगे जाकर के आगे की ओर टिप भाग में मिलती है, इसी के समानांतर पाई जाती है। तो एक दूसरे के समानांतर होती है, ये एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है समानांतर शिरा विन्यास। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा, तो डायग्राम भी आप अच्छे से याद कर लेना। पत्तियों के प्रकार, देखिए प्रकार की हम बात करें तो दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से पत्तियां। एक तो आपका सिंपल प्रकार हो जाएगा यानी कि सरल पत्ती, और एक कंपाउंड लिप हो जाएगा जिसे हम संयुक्त पत्ती कह देते हैं। सिंपल लिप या सरल पत्ती की बात करें तो इन पत्ती की जो स्त्रिका की कटी हुई तो होती है, लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं होता है। आपने पत्ती देखी होगी, इस प्रकार से पत्तियां होती है, कुछ छोटे छोटे कट होते हैं, मतलब ये कटाव है इस मध्य शिरा तक नहीं होते, तो वो पत्तियां सिंपल पत्तियां हो जाएगी। ये पर्णवरंत के कक्ष में, इनके पर्णवंत के कक्ष में क्या है, कलिका भी पाई जाती है, ये भी याद रखेना, ठीक है। तो इनका मुख्य डिफरेंस क्या होता है, इनका कटाव जो होता है ये मध्य शिरा तक नहीं होता है, ये याद रख लेना। कंपाउंड लिप या संयुक्त पत्ती की हम बात करें तो इनमें जो स्त्रिका है इसका कटाव मध्य बिंदु तक होता है, जो आपकी मिडरेप होती है वहां तक कटाव होता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आगे ऐड की है, मान लीजिए एक पूरी पत्ती है तो इनका कटाव आपको कहां तक, स्त्रिका तक देखने को मिलता है, लेमिला तक। अनेक पत्रकों यानी कि लीफलेट का निर्माण हो जाता है, ये जो छोटे छोटे पत्तिका बनती है तो इनको हम लीफलेट या पत्रक कह देते हैं। पर्णवरंत के कक्ष में कलिका पाए जाते हैं, ये जो पर्णवरंत है, ये पर्णवरंत है, इसके कक्ष में आपको कलिका देखने को मिलती है, लेकिन जो पत्रक होते हैं ये वाले, इन पत्रकों के कक्ष में कलिका नहीं पाई जाती, याद रख लेना। तो स्त्रिका का कटाव मध्य शिरा तक अनेक पत्रकों में निर्माण हो जाता है, पत्रकों में बट जाता है, छोटे छोटे लीफलेट्स पाए जाते हैं, पर्णवरंत कक्ष में कलिका पाए जाते हैं, लेकिन पत्रकों के कक्ष में कलिका नहीं पाई जाती। एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, ये आपके कंपाउंड लिप के उदाहरण है। तो एक बार कंपाउंड लिप के प्रकार और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके उदाहरण देख लें। तो दो प्रकार की होती है, एक तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती यानी कि पिनेटली कंपाउंड लिप, और दूसरी हस्ताकार संयुक्त पत्ती या पाल्मेटी कंपाउंड लिप। तो हम पिच्छाकार संयुक्त पत्ती की बात कर ले तो इसमें अनेक पत्रक एक ही अक्ष पे पाए जाते हैं, एक ही अक्ष पर अनेक पत्रक पाए जाते हैं। मध्य शिरा है उसको रेकिस कह देते हैं, इनमें जो मध्य शिरा होती है उसको रेकिस कहा जाता है। ये मुख्य रूप से नीम में देखने को मिलती है। एक बार इसका एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये इसकी मिडरिब होती है और इसे हम रेकिस कह देते हैं। और इस पे देखिए ये पत्तियां, ये पत्रक पाए जाते हैं, ये पत्रक पाए जाते हैं, ठीक है। और इस पे आप छोटी सी देख सकते हैं, ये आपके स्टिपुल होते हैं जो पाए जाते हैं। तो ये आप पिनेटली कंपाउंड लिप जो नीम में पाई जाती है एक द्वारा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ध्यान में रख लेना। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती अनेक पत्रक एक ही अक्ष पर पाए जाते हैं, मध्य शिरा रेकिस कहलाती है। दूसरा हस्ताकार संयुक्त पत्ती की हम बात करें तो पत्रक एक ही बिंदु पर जुड़े हुए पाए जाते हैं, यानी कि पर्णवरंत शीर्ष पर पाए जाते हैं, और ये सिलक कॉटन में देखने को मिलता है। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए आप, सिलक कॉटन, पाल्मेटली या हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये टिप है किसका, पर्णवरंत का। इस टिप के ऊपर एक पत्ती इधर इस प्रकार से क्या होती है, एक ही बिंदु पर बहुत सारी पत्तियां निकल जाती है और एक चक्कर सा बन जाता है। तो ये जो प्रकार होता है ये हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। इसका उदाहरण सिल्क कॉटन। तो ये पत्तियों के प्रकार, ठीक है। अब पत्तियों की जो रूपांतरण है, पर्ण विनाश रूपांतरण आगे दे रखे हैं शायद, एक मिनट, हाँ रूपांतरण आगे है तो रूपांतरण आगे देख लेंगे। न्यू एनसीईआरटी में रूपांतरण नहीं है, ओल्ड में दे रखे हैं तो वो भी मैंने ऐड कर दिया साथ। अब पर्ण विन्यास की बात करते हैं तो पत्तियों की किस प्रकार से व्यवस्था होती है, कैसे व्यवस्थित होते हैं वो।
इनकी क्रम किस प्रकार से होता है वो सभी चीजें हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था का जो पैटर्न होता है, क्रम होता है, वो क्या कहलाता है? पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एकांतरिक होता है, अल्टरनेट होता है, एक सम्मुख होता है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट, एक चक्करदार होता है। तो एकांतरित क्रम में प्रत्येक गांठ पर एकल पत्ती पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये है तना, ये इसकी गांठें बना देते हैं। तो इस गांठ पे जैसे यहां से है, क्योंकि अग्राभिसारी क्रम में होती है, यहां से एक पत्ती निकली तो अगली पत्ती यहां से निकलेगी, एक पत्ती यहां से निकली तो अगली पत्ती है वो यहां से निकलेगी। तो ये एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है और ये गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी में देखने को मिलता है, अल्टरनेट या एकांत। सम्मुख की हम बात करते हैं, अपोजिट। तो प्रत्येक नोड या गांठ पर एक जोड़ी पत्ती एक दूसरे के सम्मुख निकलती है, अपोजिट निकलती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये गांठ होती है ना, तो एक पत्ती इस साइड में निकलती है, एक पत्ती इस साइड में निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका सम्मुख या अपोजिट प्रकार का। ये केलोट्रोपिस यानी कि आक और अमरूद में देखने को मिलता है। चक्करदार वोल्ट प्रकार की हम बात करें तो चक्करदार में क्या होता है? एक ही गांठ पर 2 या 2 से अधिक पत्तियां है वो निकलती है, एक ही गांठ पर। जैसे यहाँ पर ये गांठ ये बना दी हमने, तो इस प्रकार से बहुत सारी पत्तियां हैं वो निकलती है और एक चक्र में व्यवस्थित होती है। और ये आपको एल्सिटोनिया, चंपा, एल्सिटोनिया को हम डेविल ट्री कह देते हैं, तो इनमें पाया जाता है डेविल ट्री। तो एकांतरित, सम्मुख और चक्करदार तीनों की उदाहरण आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको याद भी रखने हैं और साथ में पता भी होना चाहिए। देखिए इसकी उदाहरण भी होनी चाहिए। ये तो चाइना रोज जो है, इसमें अल्टरनेट दे रखा। देखिए एक पत्ती यहाँ निकली, एक पत्ती इधर निकलेगी, एक यहाँ निकली, फिर ये एक यहाँ, फिर एक ये यहाँ पे डबल दिखा दिया ना, एक यहाँ निकलेगी, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसे मतलब एकांतर क्रम में लगी रहती है। गुआवा, अमरूद जो होता है इसमें अपोजिट पाई जाती है। एक देखिए ये जो है पोर, इससे एक जो आपका नोड है, इससे एक इधर निकलेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब अपोजिट होती है। और चक्कर में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक ही चक्कर में क्या होती है? बहुत सारी पत्तियां व्यवस्थित होती है। तो ये आपके पर्ण विन्यास हो गया। आप पत्ती के रूपांतरण देख लेते हैं। देखिए रूपांतरण के अंतर हम बात कर सकते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना होता है, लेकिन इसके अलग अलग रूपांतरण भी पाए जाते हैं, अपने आप को रूपांतरित करके और भी कार्य करती है। जैसे पहला है टेंड्रिल यानी कि परतान, तो ये चढ़ने में हेल्प करती है। जो आप देखते हो कि जो लताएं वगैरह होती हैं उनमें इस प्रकार से तने के ऊपर इस प्रकार से पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। जैसे मटर में देखा होगा आपने, मटर, इस मटर में ये जो रूपांतरण होता है ये आगे चढ़ने के लिए होता है, किसी सहारे के लिए, तो ये परतान हो जाएगा। स्पाइन्स यानी कि कांटे, कांटों के रूप में भी पत्तियां रूपांतरित होती है। सुरक्षा के लिए कैक्टस में देखा होगा आपने, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो तने का तो रूपांतरण क्या होता है, तना तो मासल एक पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है, उसके ऊपर ऐसे कांटे पाए जाते हैं। ये जो पत्तियां होती है ये कांटे में रूपांतरित हो जाती है, जिससे कि जल की हानि न हो। ठीक है, ये कैक्टस में होता है। फ्लेसी लीव्स, मासल पत्तियों की हम बात करते हैं, तो ये क्या करती है? भोजन का संग्रह करती है मासल पत्तियां। ये आपको प्याज और अदरक में देखने को मिलती है। प्याज की जो हम खाने वाला जो भाग होता है ना, वो प्याज का पत्तियां होती है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो होती है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसकी हम बात करें तो इसमें पत्तियां छोटी और अल्पजीवी होती है, कम समय तक ही जीवित रह पा जाती है। तो इनमें जो पर्णवरंत होता है ये फैल करके हरा हो जाता है, पर्णवरंत फैलकर हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, याद रख लेना, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इनमें पत्तियां तो कम समय के बाद में विलुप्त या नष्ट हो जाती है, अल्पजीवी होती है, लेकिन पर्णवरंत फैल करके हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करने का कार्य करता है। एक और रूपांतरण जिसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर देख सकते हैं, ये भी पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रेप है, ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के उदाहरण हो जाएंगे। तो इनकी यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा, देखिए ये मटर में आप परतान देख सकते हैं, इस लकड़ी के बाहर क्या है, गुंडी सी बना लेते हैं जिससे ऊपर की ओर चढ़ने में सहायता करते हैं। और ये कैक्टस देख सकते हैं जिसमें ये पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, ये कैक्टस हो जाएगा। और ये ओनियन, प्याज में देख सकते हैं, इसमें जो पत्तियां होती है ये भोजन का स्टोरेज करके मांसल पत्तियों का निर्माण करती है। पत्तियों के रूपांतरण हो गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है पुष्पक्रम यानी कि इनफ्लोरेसेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। ठीक है,
पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है, ये तो हम सभी शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। जब पुष्प के बारे में पढ़ते हैं तो पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्रवाह है। प्रवाह से क्या होता है, पुष्प का आगे फॉर्मेशन होता है। पुष्प का शीर्ष विभजोतक पुष्प मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। ये पुष्प की जगह आप तना भी कर सकते हैं, और तने का या शाखा का जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम, शाखा का जो मेरिस्टेम होता है वो मेरिस्टोम है, ये पुष्पी मेरिस्टेम में बदल जाता है, पुष्पीय विभजोतक उत्तक में बदल जाता है, जिससे आगे इसमें डिवाइडेशन होता है। पोरिया या इंटरनोड्स जो होते हैं इनकी लंबाई रुक जाती है और ये संगन हो जाते हैं। ये पुष्प जो अक्ष होते हैं ये संगन और दब जाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये शाखा है, तो इस शाखा के ऊपर क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर पुष्प बनना है तो इसमें क्या होगा, इसके इंटरनोड की लंबाई है वो रुक जाती है और ये संगन हो जाते हैं। पुष्प अक्ष क्या हो जाता है, संगन हो जाता है। शीर्ष मेरिस्टेम है वो पुष्पी मेरिस्टेम में बदल जाता है। गांठों पर पुष्पी उपांग यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। यहाँ पे निकलनी क्या चाहिए थी, पत्तियां निकलनी चाहिए थी, लेकिन पत्तियों के स्थान पर यहाँ पे क्या निकल जाती हैं, पुष्पी उपांग जो होते हैं, बाह्य दलपुंज ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब परोह शीर्ष पर पुष्प में, परोह शीर्ष है वो पुष्प में परिवर्तित होता है तो उस समय वो अकेला होता है, सदैव सोलेटरी होता है। ये लाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, तभी मैंने इसको ऐड किया है। तो इसकी डेफिनेशन आप याद रख लेना, पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कह देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे, इस कारण मैंने इसको ऐड कर दिया। याद रख लेना, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आगे आएंगे आपकी। शीर्ष का पुष्प में परिवर्तित होना या सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो पुष्प का ये शीर्ष वाला भाग होता है, ये शीर्ष एक तो लगातार वृद्धि करता चले जाए, एक ही शीर्ष वाले भाग पर यहाँ पे पुष्प बन जाए, तो इस आधार पर है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो असीमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम या रेसिमोस बोलते हैं अंग्रेजी में, एक ससीमाक्स या साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम। आगे बड़ी क्लासों में देखेंगे ना तो इनको आगे और डिवाइड किया गया, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा तो मैं इतना ही बताऊंगा। तो मुख्य अक्ष में लगातार वृद्धि होती है, तो इसमें क्या होगा, असीमाक्स में जो मुख्य अक्ष होगा ये आगे, जैसे यहाँ पे शाखा निकली, यहाँ से साइड से क्या होगा, पुष्प बन जाएगा, इधर पुष्प बन जाएगा, लेकिन जो मुख्य अक्ष जो होता है ये लगातार वृद्धि करता हुआ चला जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें शाखाएं निकलती है, पुष्प बनते जाते हैं और ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, साइडों में पुष्प बनते हैं। तो पुष्प पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में विकसित होते हैं। पार्श्व लिख दिया ना, जैसे यहाँ पर ये शाखा है, इधर से ये शाखा निकली, ये निकली, अब यहाँ से शाखा निकली, ये पुष्प बन गए, यहाँ पर एक इधर निकली, ये पुष्प बन गई, एक इधर निकली, ये पुष्प बने। कहने का मतलब जो पुष्पीय अक्ष होता ना, ये पुष्प में नहीं बदलता, ये लगातार वृद्धि करता रहता है और ये हमेशा अग्राभिसारी क्रम में पुष्प लगते हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका जो शाखा है, इस शाखा पर पहले नीचे पुष्प लगेंगे, फिर ऊपर लगेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर पुष्प लगते चल जाते हैं और अंग्रेजी में इसे एक्रोपिटल कह देते हैं। तो याद रखना ना, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ससीमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम, साइमोस प्रकार का। तो इसमें जो मुख्य अक्ष होता है इसके शीर्ष पर पुष्प लगते हैं। इसमें जो मुख्य अक्ष होता है ना, ये मुख्य अक्ष पुष्प में बदल जाता है, ठीक है। इधर अगर शाखा निकली तो ये शाखा पुष्प में बदल गई, इधर निकली तो ये शाखा पुष्प में बदल गई और मुख्य अक्ष में सीमित वृद्धि होती है, एक समय बाद वृद्धि रुक जाती है और इसमें पुष्प हमेशा तलाभिसारी क्रम में लगते हैं। कहने का मतलब पहले ये ऊपर वाला पुष्प लगेगा, पहले ये पुष्प लगेगा, उसके बाद में नीचे से शाखाएं निकलती है, इस पे पुष्प आएगा। तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर पुष्प लगते हैं, सबसे पहले ऊपर फिर नीचे लगेंगे, जबकि असीमाक्स में नीचे से ऊपर की ओर पुष्प लगते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये आपका पुष्पक्रम यहाँ पर हो जाता है। तो पुष्प के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पुष्प होता क्या, देखिए एंजियोस्पर्म में पुष्प एक जनन इकाई होती है, क्योंकि जनन में भाग लेता है, ये लैंगिक जनन में भाग लेने वाली संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के अंदर होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्प वृंत की सहायता से शाखा से जुड़ा रहता है, ये हम बात कर चुके हैं। जैसे हम ताने की हम बात करें तो यहाँ से एक शाखा निकलती है और यहाँ से क्या होता है, ये पुष्प लग गया। तो ये जो भाग है ना, डंठल नुमा भाग होता है, इसको हम पुष्प वृंत कहते हैं, पेडिसिल कह देते हैं। शायद मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी ऐड की होगी। ये देखिए, ये जो भाग है ना नीचे निकला हुआ है, ये आपका पेडिसिल या पुष्प वृंत होता है। इसके बाद में देखिए एक होता है पुष्पासन, थैलेमस जिसे हम बोलते हैं, इसे हम रेस्पेक्टाकल भी कह देते हैं। तो पुष्प वृंत का जो फूला हुआ भाग होता है, जिसके ऊपर पुष्प के चक्र पाए जाते हैं, तो वो पुष्पासन होता है, थैलेमस होता है। देखिए स्ट्रक्चर में बताता हुआ चलूंगा, ये जो भाग होता है यहाँ पर, ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये आपका पुष्पासन होता है, ठीक है।
पुष्प वृंत का ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग होता है, यहाँ पर हम चलो बना करके दिखा देते हैं आपको, समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये आपका क्या हो गया, पुष्प वृंत हो गया। इसका थोड़ा सा यहाँ पर ये भाग फूल जाता है, इसको हम थैलेमस कह देते हैं, थैलेमस या पुष्पासन। ठीक है, अब बात देखिए आगे सहपत्र। सहपत्र क्या होते हैं, यहाँ से कुछ पत्तियां निकलती है, इसके साथ में कुछ पत्तियां उपस्थित होती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। चलो मैं नीचे बना देता हूँ कि आप कंफ्यूज न हो। इसके साथ में कुछ पत्तियां पाई जाती है जो कि सहपत्र कहलाती हैं। तो पुष्प वृंत के आधारीय भाग पर हासित पत्तियां होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है। यहाँ पर ये आपका तना हो गया, इससे एक शाखा निकलती है और ये क्या होती है, पुष्प का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, इसके आधारीय भाग में ये पुष्प बनता है और इस आधारीय भाग में पुष्प वृंत का जो आधारीय भाग होता है, यहाँ पर 2 हासित पत्तियां निकलती है जिनको हम सहपत्र कह देते हैं। जिस पुष्प में सहपत्र पाए जाते हैं उनको सहपत्री पुष्प कह देते हैं, ब्रैंकेटेड, जिसमें सहपत्र उपस्थित होते हैं। और जिनमें सहपत्र नहीं पाए जाते हैं उनको हम असहपत्री या ई ब्रैंकेटेड कह देते हैं। तो ये याद रख लेना, जिसमें सहपत्र होते हैं सहपत्री पुष्प, नहीं होते हैं असहपत्री पुष्प। ओके, इन स्ट्रक्चर को हम साथ साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं ये जो डायग्राम है यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें देखिए सबसे बाहर की ओर एक ग्रीन संरचना होती है, हरे रंग की पत्तियों जैसी संरचना होती है जिसे हम कैलिक्स कह देते हैं, कैलिक्स बाह्य दलपुंज। इसके बाद में कुछ कलरफुल संरचनाएं पाई जाती हैं जो रंगीन होती है, इनको हम कहते हैं कोरोला, कोरोला या इसे बाह्य दलपुंज कह देते हैं, दलपुंज। और फिर यहाँ पर पाया जाता है एक स्पेशल प्रकार की संरचना जो नीचे का आधारीय भाग फुला हुआ होता है, ऊपर का भाग चिपचिपा होता है, इसको हम कहते हैं जायांग, कार्पल कह देते हैं। जायांग तो बहुत सारे मिलकर बनते हैं तो कार्पल कहते हैं, अंडप कह देते हैं। और इसी से क्या होती हैं, इस प्रकार से इसी से जुड़े रहते हैं जिन्हें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह देते हैं, जो होते हैं आपके स्टेमन या पुंकेसर, स्टेमन। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ये याद करने के लिए आपके लिए देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए नीचे पेड़ी से लिए फुला हुआ भाग आपका थैलेमस हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे दिखाया गया ये आपका कैलिक्स हो गया, और ये आपको कलर रंगीन दिखाए गए हैं ये कोरोला हो गया। और ये जो छोटे छोटे ऊपर बिंदु सी लगी हुई है और ये शाखा सी, इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और ये बीच का जो भाग होता है ये फुला हुआ भाग, ये आपका गाइनोशियम हो जाएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कैलिक्स जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो ग्रीन कलर की होती है, पत्ती जैसी संरचना होती है। कोरोला कलरफुल होते हैं, थोड़े से दिखने में सुंदर होते हैं, ये रंगीन होते हैं कोरोला, या इसे हम बाह्य दलपुंज कह देते हैं, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। एंड्रोशियम इस प्रकार के होते हैं, 2 शाखाओं से। ये हमने जो टॉपिक पढ़ा था ना स्ट्रक्चर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, उसमें है ये। तो इसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, देखिए इस प्रकार की संरचना होती है। ऊपर वाला भाग परागकोश हो जाता है, परागकोश, और नीचे वाला भाग आपका पूतंतु या फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, और गाइनोशियम की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, नीचे से फुली हुई, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइल या वर्तिका होता है, और नीचे वाला भाग अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने यहीं पे क्लियर कर दी, तो दोबारा आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो एक पुष्प में 4 चक्र है वो थैलेमस पर पाए जाते हैं। 2 ऐसे होते हैं जो सहायक चक्र होते हैं, 2 मुख्य जनन चक्र अंग होते हैं। 2 तो सहायक अंग होते हैं और 2 होते हैं जो मुख्य जनन अंग होते हैं। सहायक होते हैं उसमें एक तो कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, और एक होता है कोरोला यानी कि दलपुंज। मुख्य जनन अंग की बात करें तो इसमें एंड्रोशियम होता है जिसे हम पुमंग कह देते हैं, जो नर जनन अंग होता है। एक गाइनोशियम होता है जिसे जायांग कह देते हैं, ये मादा जनन अंग होता है। ठीक है, कई में क्या होता है परिदल पुंज भी पाया जाता है जिसे पेरियांत कह देते हैं। इसमें होता क्या कि कैलिक्स और कोरोला है, इनको स्पष्ट रूप से इनमें भेद नहीं कर सकते। कहने का मतलब कैलिक्स और कोरोला है वो आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो इस संरचना को हम परिदल पुंज कह देते हैं, और ये आपको लिली यानी कि प्याज में है वो देखने को मिलते हैं। अगर कोई पुष्प है उस पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित हैं, नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित हैं, तो आपका वो द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा, बाइसेक्सुअल पुष्प कहलाएगा। पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हैं तो आपका द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसमें नर है या मादा, दोनों में से एक उपस्थित है, या तो नर हो सकता है या मादा हो सकती है, दोनों में से एक है, यानी कि या तो पुमंग हो या जायांग होगा, तो ये एकलिंगी प्रकार का पुष्प कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल प्रकार का पुष्प कहलाएगा। आगे देखिए पुष्प है, इसको सम्मिति के आधार पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं सम्मिति के आधार पर।
तीन भाग कौन से? एक तो एक्टोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सम्मित, एक जाइगोमॉर्फिक यानी कि ये देखिए थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे, चलो इसको मिटा करके यहाँ पे सही करते हैं। ये जल्दी में क्या कर कई बार हो जाती है दिक्कत, इसको मिटा करके इसको क्या करना, हमें त्रिज्या सम्मित करना। त्रिज्या सम्मित होता है, एक व्यास सम्मित नहीं होता, ये एक व्यास सम्मित होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सम्मित, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सम्मित, और तीसरा असम्मित यानी कि एसिमेट्रिक का। तो पहले एक्टिनोमॉर्फिक की हम बात की, तो इसमें क्या होता है, पुष्प को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो समान भागों में, यानी कि जो आपका पुष्प होता है उसके सेंटर से लेकर के उसको कई बार दो समान भागों में बांट सकते हैं, तो ये आपका त्रिज्या सम्मित हो जाएगा। ये आपको सरसों, धतूरा, मिर्च, ये जो उदाहरण है इनको याद रख लेना, या एनसीईआरटी में दे रखी है, त्रिज्या सम्मित पुष्प होता है इनका। एक होता है जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सम्मित, इसमें पुष्प को केवल एक ऊर्ध्वाधर तल से ही क्या होता है, दो समान भागों में बांट सकते हैं। तो इसका जो पुष्प होता है उसमें क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर तल से ही दो समान भागों में बांट सकते हैं, और इस प्रकार का पुष्प एक व्यास सम्मित कहलाता है। ये मटर, गुल, मोहर और केसिया में देखते हैं। कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं उसको हम के सेंटर से दो समान भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो ये कैना नामक जो पुष्प होता है ये असम्मित होता है। तो ये उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, तीनों याद रख लेना, त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित और असम्मित पुष्प। अब पुष्पीय उपांगों की संख्या के आधार पर पुष्प के प्रकार, पुष्प के अंदर जो संख्या पाई जाती है, आपने देखा होगा पुष्प, तो इसमें किसी में तो 3 देखने को मिलते हैं, ये एक अलग ही प्रकार का, किसी में तो 3 देखने को मिलते हैं, और किसी में ये होते हैं 4, और किसी में ये होते हैं 5। मुख्य रूप से यही होते हैं 5 से 1, 2, 3, 4, 5, किसी में 5 होते हैं। पुष्प जब हम देखते हैं ना, तो जो आपके पुष्प के जो उपांग होते हैं उनकी संख्या की बात करते हैं, किसी में 3 होते हैं। आप दल को उठा के लेके चलिए, कैलिक्स को ले लीजिए, या कैलिक्स नहीं, कोरोला को लेकर के चलिए, तो कोरोला जिनमें 3 होंगे, कोरोला के आधार पर हम बांट सकते हैं, ट्राइमेरिस या तृतीय पुष्प हो जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रामेरिस या चतुर्थी हो जाएगा, 5 होंगे तो पंचतई या पेंटामेरिस हो जाएगा। तो ट्राइमेरिस की हम बात करें तो इसमें जो पुष्पीय उपांग होते हैं 3 या 3 के गुणज में पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर 3 होते हैं इसमें। टेट्रामेरिस की हम बात करें तो चतुर्थी, इसमें 4 या 4 के गुणज में पुष्पीय उपांग होते हैं, और पेंटामेरिस की बात करें तो 5 या 5 के गुणज में पुष्पीय उपांग होते हैं। सीधा नहीं है, सिर्फ नाम याद रख लेना, तृतीय, चतुर्थी और पंचतई, और सिर्फ आगे वाला शब्द के अनुसार इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। बहुत ही आसान, और शायद इसके चित्र भी दे रखा गया यहाँ पे स्ट्रक्चर। चलो ठीक है। पुष्पासन पर अंडाशय के सापेक्ष बाह्य दलपुंज और पुमंग की स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार, पुष्पासन है उसके ऊपर अंडाशय जो पाया जाता है उसके सापेक्ष है वो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की क्या स्थिति होती है, उस आधार पर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हाइपोगाइनस यानी कि अधोजायांगी, दूसरा है पेरीगाइनस यानी कि परिजायांगी, तीसरा एपीगाइनस यानी कि अधिजायांगी। ठीक है, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं हम पहले हाइपोगाइनस की, अधोजायांगी। इसमें जायांग है वो सबसे ऊपर होता है, अंडाशय जो होता है वो सबसे ऊपर पाया जाता है, और अन्य जो चक्र होते हैं जिसमें कोरोला है, कैलिक्स है, या फिर कह सकते हैं आपका एंड्रोशियम है, ये नीचे स्थित होते हैं जायांग के। अंडाशय की स्थिति क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर जो अंडाशय की स्थिति होती है वो ऊर्ध्ववर्ती होती है, सुपीरियर होती है, याद रख लेना। एग्जाम्पल है सरसों, गुड़हल, बैंगन, इसके उदाहरण है। तो एक बार इस चित्र के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये रही स्ट्रक्चर, ये पहला आपका हाइपोगाइनस है, इसमें देखिए जो आपकी ओवेरी है ये वाला आपका जायांग होगा, ये सबसे ऊपर होता है, और अन्य जो होते हैं ये इसके नीचे से निकलते हैं। देखिए यहाँ से इसके नीचे ही है, ये आपका कैलिक्स हो जाएगा, ये जो कलरफुल है ये आपका कोरोला हो जाएगा, ये आपका एंड्रोशियम है, ये सभी इस ओवेरी से नीचे निकलते हैं। इसमें ओवेरी की स्थिति जो होती है सुपीरियर होती है, ऊर्ध्ववर्ती होती है, याद रख लेना हाइपोगाइनस। इसके बाद में दूसरा प्रकार है पेरीगाइनस यानी कि परिजायांगी। तो अंडाशय क्या होता है, इसमें मध्य में होता है, बीच में पाया जाता है, और पुष्पासन की जो अन्य भाग होते हैं ये पुष्पासन के किनारों पर स्थित होते हैं, यानी कि बीच में तो आपका अंडाशय हो गया और ये किनारों पर पाए जाते हैं। ये आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसकी समान ऊंचाई पर स्थित होती है, एक ही समान पर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अंडाशय की स्थिति क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें अंडाशय की स्थिति है वो अर्ध अधोवर्ती होती है, हाल्फ इंफीरियर होती है। अर्ध अधोवर्ती यानी कि हाल्फ इंफीरियर होती है। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, पाल्म, गुलाब, आड़ू, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इसकी भी स्ट्रक्चर एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए ये स्थिति होती है, ये बीच में हो गया आपका जायांग जो होता है वो बीच में, अन्य जो होती हैं ये आपका ये पुष्पासन फैला हुआ यहाँ तक, ये इसके किनारों से निकलती है, ये केलिक्स, ये कोरोला और ये एंड्रोसियम, इसी प्रकार से निकलते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पेरीगाइनस हो जाएगा, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरा जो प्रकार है एपिगाइनस। तो इसमें पुष्पासन ऊपर की ओर वृद्धि करता है और अंडाशय को पूरी तरह से ढक लेता है। जो अंडाशय होता है इसको कंप्लीटली नीचे से वृद्धि करके इसको पूरा ढक लेता, और जो अन्य अंग होते हैं, अन्य भाग जो होते हैं वो अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं। इसमें नीचे से, इसमें किनारों से और इसमें ऊपर से निकलते हैं। और इसमें अंडाशय की स्थिति क्या होती है, अधोवर्ती या इंफीरियर होती है। एग्जाम्पल है अमरूद, खीरा, सूरजमुखी। सूरजमुखी की जो अर्धपुष्पक होते हैं, रे फ्लोरेट होते हैं, वो इसके उदाहरण हो जाए। ठीक है, याद रह जाएगा। एक बार इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए ये वाला है, ये तो इसी का पार्ट है, ये दोनों एक ही हैं। ये वाले देखिए स्थिति, ये बीच में आपका अंडाशय इसको पूरा ढक लिया है, जो पुष्पासन होता है यहाँ तक, और इस पुष्पासन के ऊपर से आपका ये कैलिक्स निकलेगा, ये कोरोला है और ये एंड्रोसियम। ठीक है, याद रह जाएगा। ये एपिगाइनस प्रकार हो जाएगा। एक बार फिर से, हाइपोगाइनस, जायांग सबसे ऊपर, अन्य जो है वो नीचे, अंडाशय की स्थिति ऊर्ध्ववर्ती, सरसों, गुड़हल, बैंगन, एग्जाम्पल। ठीक है। पेरीगाइनस, पेरी जाएंगी, अंडाशय मध्य में, अन्य जो पुष्पासन के भाग होते हैं वो पुष्पासन के किनारों से निकलते हैं। अंडाशय की स्थिति अर्ध अधोवर्ती यानी हाल्फ इंफीरियर होती है। एग्जाम्पल पल्म, गुलाब, आड़ू। एपिगाइनस अधि जाएंगी, इसमें पुष्पासन ऊपर की ओर वृद्धि करके के अंडाशय को कंप्लीट ढक लेता है। अन्य पुष्प के चक्कर होते हैं वो अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं। अंडाशय की स्थिति अर्धोवर्ती होती है, इंफीरियर होती है। एग्जाम्पल अमरूद, खीरा और सूरजमुखी की अर्धपुष्पक, याद रह जाएगा। पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं ये बात कर चुके हैं हम। एसेसरी पार्ट यानी कि सहायक जो भाग होते हैं उसमें कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, कोरोला, दलपुंज हो जाएगा। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उसमें दो होते हैं, एक तो एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, एक गायनोसियम यानी कि एक जायांग। इनके बारे में हम डिटेल से, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है उसमें डिटेल से बात कर चुके हैं, तो ज्यादा समय इसमें हम लगाएंगे नहीं। भिन्न भिन्न पादपों में दलपुंज का आकार और रंग भिन्न भिन्न होता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें दलपुंज जो कोरोला होता है उसका आकार और रंग अलग अलग होता है। जैसे कौन कौन से आकार के हो सकते हैं, जैसे नलिकाकार हो सकता है, घंटी के आकार का हो सकता है, कीप के आकार का हो सकता है और पहिए के आकार का हो सकता है। सहायक भाग की बात करें तो इसमें एक तो कैलिक्स होता है यानी कि बाह्य दलपुंज, और कोरोला दलपुंज हो जाएगा। कैलिक्स की बात करें तो इस सबसे बाहरी चक्र होता है पुष्प का, ये सेपल्स यानी कि बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। जो कैलिक्स के एक वचन की हम बात करें तो उसको हम सेपल्स कह देते हैं, सेपल्स। और बहुत सारे सेपल्स मिलकर के बाह्य दलपुंज या कैलिक्स का निर्माण करता है। बाह्य दलपुंज होता है हमेशा हरा पत्ती के जैसा होता है, कलिका अवस्था में ये पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है, उसको ढक लेता है ऊपर से। दो भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार। एक तो एक गेमोसेपिलस यानी कि बाह्य दलपुंज की संख्या बहुत अधिक है, और संख्या अधिक होने के साथ साथ में ये जुड़े हुए पाए जाते हैं, संयुक्त बाह्यदली कह देते हैं हिंदी में। तो बाह्यदल इसमें क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक पॉलीसेपलस हो जाएगा, इसमें बाह्यदल होते हैं, ये पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। तो बाह्यदल इसमें क्या होते हैं, पृथक होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। कोरोला की हम बात करते हैं तो बाह्य दलपुंज के अंदर का एक चक्र होता है, ये दलों से मिलकर बना होता है। इसका एक वचन की हम बात करें तो आपका पेटल्स हो जाएगा, पेटल्स। ठीक है, याद रह जाएगा। दल जो होते हैं ये चमकीले रंग के होते हैं क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करते हैं, परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, गेमोपेटलस और पोलीपेटलस। गेमोपेटलस यानी कि संयुक्त दली दल जो होते हैं आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, और पोलीपेटलस में पृथक दली यानी कि दल कैसे होते हैं, पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास। जो कोरोला और कैलिक्स पाए जाते हैं, बाह्य दल और दल पाए जाते हैं, इनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, पुष्पासन में ये किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनका क्रम कैसा है, उन क्रम की बात करते हैं। तो पुष्प कलिका में पुष्प दल और दल की व्यवस्था के क्रम को हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, तो एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पहला आता है आपका वोल्वेट प्रकार, वोल्वेट या कोर स्पर्शी कहते हैं हिंदी में। कोर स्पर्शी का मतलब होता है इसकी जो कोर होती है ये तो आपस में टच करे,
ठीक है ना। ये तो आपस में टच करे लेकिन एक दूसरे को ढके नहीं। कहने का मतलब ये है कि चक्र में बाह्य दल या दल हैं, ये एक दूसरे के किनारे को केवल स्पर्श करते हैं, ढकते नहीं है। और ये आपको केलोट्रोपिस यानी कि आंख में देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम साथ में देख लेंगे सभी की, और यहाँ पर मैं ये डफ डायग्राम के द्वारा समझा दूंगा। दूसरा आता है ट्विस्टेड यानी कि व्यावर्तित प्रकार का। इसमें क्या होता है कि एक दल का एक किनारा दूसरे दल के किनारे को ढक लेता है, दूसरे दल का किनारा दूसरे दल का दूसरा किनारा वो तीसरे दल के किनारे को ढक लेता है। किस प्रकार से स्थिति होती देखिए एक बार। ये जो यानी कि एक है, इसका एक किनारा है, ये दूसरे दल के द्वारा ढक लेता है, तीसरा दल इसके किनारे को ढक लेता है, और ये इसके किनारे को ढक लेता है, ये इसके किनारे को ढक लेता है, और ये इस प्रकार से, मतलब एक किनारा अंदर की ओर होता है, दूसरा किनारा बाहर की ओर होता है। ये स्थिति होती है, और वो होता है आपका ट्विस्टेड प्रकार का, व्यावर्तित प्रकार का। ये गुड़हल, भिंडी, कपास में ट्विस्टेड या व्यावर्तित प्रकार का पुष्प दल विन्यास होता है। देखिए पहले ये है, दूसरी कंडीशन ये है। अब बात हम तीसरी की कर लेते हैं, कोर छादी या इम्ब्रिकेट प्रकार का पुष्प दल विन्यास। इसमें बाह्य दल या दल जो होते हैं ये एक दूसरे को ढकते हैं, एक दूसरे को ढकते हैं। तीन दल जो होते हैं व्यावर्तित कंडीशन में होते हैं, जो दूसरा प्रकार की कंडीशन है ना उस प्रकार से पाए जाते हैं। एक दल के सिरे स्वतंत्र होते हैं और एक दल पूर्णतः अंदर की ओर पाया जाता है। कैसे देखिए, ये सबसे बाहर की ओर हो गया। एक दल की हम बात करते हैं, जो तीन दल व्यावर्तित होते हैं तो इसका एक दल अंदर की ओर, इसको एक हमने ढक दिया और ये ढक दिया, और एक दल सबसे अंदर की ओर पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट, तीन दल व्यावर्तित हो गए, एक दो तीन, तो चार हो जाएंगे ना। एक मिनट, हाँ ये कंडीशन होती है। एक तो सबसे बाहर की ओर हो गया दल, ठीक है, और एक दो और तीन, ये तीन व्यावर्तित हो गए, एक सबसे अंदर की ओर होता है। ये स्थिति होती है, यहां पर भी देख सकते हैं। ठीक, अब आता है चौथे प्रकार का वेक्सिलरी या पिप्पल्यूनेसी प्रकार का जो पुष्प दल विन्यास है। तो इसमें सबसे बड़ा जो दल होता है वो तो मानक या ध्वजक कहलाता है। दो पार्श्व दल होते हैं उन्हें हम पंख कह देते हैं। दो सबसे छोटे दल होते हैं उनको कील या नोतल कह देते हैं, बाद में जुड़ जाते हैं। ध्वजक के दोनों किनारे स्वतंत्र, ध्वजक के किनारों, एक मिनट, ध्वजक के दोनों किनारे स्वतंत्र होते हैं। सॉरी, ये पूरा सेंटेंस मैंने साथ में पढ़ दिया ना, ये तो फर्क होता है। देखिए, ध्वजक के दोनों किनारे स्वतंत्र होते हैं, हमने ध्वजक बना दिया। एक तो ये हो गया और ये बना दिया हमने ध्वजक, ये थोड़ा सा बीच में डिफरेंस होता है। ध्वजक के दोनों किनारे दोनों पंखों को ढकते हैं। ये हमने दो पंख, जो पार्श्व दल है ना वो पंख बना दिए, दोनों ढके हुए हैं। दोनों छोटे दलों के मिलने से नोतल बनता है। नीचे की ओर नोतल होता है, वो भी इनके अंदर की ओर पाया जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये कंडीशन होती है, ये स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका वेक्सिलरी प्रकार का पुष्प दल विन्यास हो जाएगा। ये मटर और सेम में पाया जाता है। तो हमने सभी प्रकार के पुष्प दल विन्यास देख लिए। पहला कोर स्पर्शी प्रकार का, दूसरा ट्विस्टेड प्रकार का, तीसरा कोर छादी, चौथा वेक्सिलरी। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि डायग्राम भी मैंने बना करके अच्छे से समझा दिया। इसके बाद में आता है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, जो कि नर जनन अंग होता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए नर जनन अंग होता है, और बहुत सारे पुंकेसर स्टेमन मिलकर के क्या करते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें पुंकेसर की, ये स्थिति होती है। ये ऐसे पुंकेसर होता है, ऊपर वाला भाग एंथर या परागकोश कहलाता है, और ये फिलामेंट कहलाता है। ये पूरा का पूरा पुंकेसर होता है। तो पुंकेसर की हम बात करें तो ये नर जनन के रूप में कार्य करता है। दो भाग होते हैं, एक तो फिलामेंट है, एक एंथर। फिलामेंट यानी कि पूतंतु की बात करें तो ये वरंत नुमा होता है, और पुष्प में पूतंतु की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि सालविन या सरसों, इनके अंदर। एंथर की हम बात करें, परागकोश, ये मुख्य भाग होता है इसका ऊपर वाला। तो प्रत्येक परागकोश ये बाइलोब होता है, द्विपालित होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक लोब में दो कक्ष पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब में दो कक्ष, मतलब एक परागकोश के अंदर आपके दो लोब हो गए, और प्रत्येक लोब में दो कक्ष होते हैं। एक लोब में दो होते हैं तो दो लोब में कितने हो जाएंगे, चार कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 या 4 कोष्ठीय होता है आपका जो परागकोश होता है वो। तो परागकोष्ठ या पोलन सैक कहलाते हैं, जो प्रत्येक लोब में जो कक्ष होते हैं वो। शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट लगा होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ ये चीज।
देखिए एक बार, यानी कि जो एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, लोब पाए जाते हैं। एक एंथर के अंदर आपको दो लोब देखने को मिलते हैं। अब लोब जैसे यहाँ पर हमने दो, ये एंथर हो गया, इसके दो कंपार्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब जो आपका एंथर होता है ये भी आगे दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें दो आके हो गए आपकी, दो परागकोष्ठ हो गए, इसमें भी दो परागकोष्ठ हो गए। अब बात करें पूरे एंथर की तो चार परागकोष्ठ पाए जाते हैं, पोलन सेक। और इन पोलन सेक में क्या होता है, परागकण का निर्माण इन्हीं में होता है, यही परागकण उत्पन्न करते हैं। देखिए स्टिग्मोइड, कुछ टर्म्स आती हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है। स्टिग्मोइड का मतलब होता है पुंकेसर बंदे होता है, वो जनन करने में असमर्थ होता है। दल लगन या एपिपेटलस, दल लगन या एपिपेटलस का मतलब होता है जो पुंकेसर होते हैं वो आपके दल से, जो पेटल्स होते हैं उनके साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं, जैसे कि बैंगन। परिदल लगन की हम बात करें, एपीफिलस, तो इसमें जो परिदल पुंज होता है ना, उसके साथ में पुंकेसर जुड़े हुए पाए जाते हैं, जैसे कि लिली। बहु पुंकेसरी या पृथक पुंकेसरी, पोलीएंड्रस, इसमें क्या होता है, पुंकेसर पृथक पाए जाते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, मुक्त होते हैं पुंकेसर पृथक होते हैं। और एक और कंडीशन होती है संयुक्त पुंकेसरी, इससे हम सिनएंड्रस भी कह देते हैं। इसमें जो पुंकेसर होते हैं ये आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोएडेल्फस, मोनोएडेल्फस जो पोली एंड्रस होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुपुंकेसरी। तो उसमें देखिए मोनोएडेल्फस या एक संगी, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी पुंकेसर होते हैं वो एक गुच्छे या एक ही बंडल में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि गुड़हल। दूसरा है डाईएडेल्फस, डाईएडेल्फस या द्विसंगी, इसमें क्या होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं ये दो बंडल्स में या दो संग या फिर दो गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं, ये मटर में देखने को मिलता है। एक पोलीएडेल्फस यानी कि बहुसंगी, इसमें पुंकेसर दो या दो से अधिक बंडलों में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि सिट्रस, याद रह जाएगा। अब गायनोशियम की हम बात कर लेते हैं। ये मादा जनन अंग है, एक या एक से अधिक अंडप मिलकर के क्या करते हैं, जायांग का निर्माण करते हैं। पिस्टिल अंडप को ही कह देते हैं, स्त्रीकेसर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना ये। तो गायनोशियम बहुत सारे अंडपों से मिलकर बना होता है। अंडप के तीन पार्ट होते हैं, एक तो वर्तिका, यहाँ पर हम बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग है ये वर्तिकाग्र होगा, स्टिग्मा कहते हैं इसे। ये बीच वाला जो भाग है ये स्टाइल है, तो स्टाइल हो जाएगा वर्तिका या स्टाइल, और नीचे का फुला हुआ भाग अंडाशय। तो वर्तिका या स्टिग्मा जो होता है ये परागकणों के लिए ग्राही सतह होती है, परागकण जो आते हैं वो इसी सतह पर आते हैं, ये चिपचिपा होता है, ठीक है। वर्तिका के शीर्ष पर स्थित होता है, ये वर्तिका है, इसके शीर्ष पर पाया जाता है। वर्तिका की बात कर लेते हैं। लंबी नलिका होती है ये, वर्तिका को वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है, यानी कि इसको इस अंडाशय से जोड़ने का काम है वो वर्तिका करती है। अंडाशय की बात कर लेते हैं। ओवेरी की जो कि फूला हुआ भाग होता है, ये आधारी फूला हुआ भाग है ये, इसमें वर्तिका निकलती है, इसी से वर्तिका निकलती है। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं, इसमें बीजांड होते हैं, ठीक है। बीजांड जो होते हैं ये चपटे गुद्देदार बीजांड संघ से जुड़े हुए रहते हैं। बीजांड संघ क्या होता है इसकी हम बात करेंगे प्लेसेंटा की। तो अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, और बीजांड चपटे गुद्देदार बीजांड संघ से जुड़े हुए रहते हैं। तो तीन पार्ट अंडप की, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, शायद याद हो जाएगा। पॉलीकार्पलरी पिस्टिल, बहुअंडपी अंडप दो प्रकार के होते हैं, एक तो युक्तांडपी यानी कि एपोकार्पस, एक युक्तांडपी यानी कि सिनकार्पस। युक्तांडपी का मतलब होता है अंडप पृथक होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, जैसे कि कमल और गुलाब और कमल में देखने को मिलता है। युक्तांडपी यानी कि सिनकार्पस, इसमें अंडप आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सरसों और टमाटर, ठीक है। अब प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं, बीजांड न्यास की। बीजांड न्यास होता क्या, बीजांड न्यास का मतलब क्या होता है, जो अंडप होते हैं ना आपके ओव्यूल्स जो होते हैं वो इसी बीजांड न्यास की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं अंडाशय के अंदर। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। एक तो सीमांत यानी कि मार्जिनल, एक आपका स्तंभीय यानी कि एक्जाइल, एक भीतीय यानी कि पेराइटल, एक आधारी यानी बेसल, और एक मुक्त स्तंभीय यानी कि फ्री सेंटर, याद रह जाएगा। देखिए बीजांड सन अंडाशय आदर्श युग्मों के साथ कट्टक बनाता है, और बीजांड कट्टक पर स्थित होता है, और ये 2 कतारों में होता है। ये आपका मटर में देखने को मिलता है। देखिए स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। ये देखिए, ये जो बीच में कट्टक बन गया, ठीक है, ये कट्टक बन गया, और जो बीज ये आपके बीजांड होते हैं ना, इस कट्टक के ऊपर जुड़े रहते हैं। 2 पंक्तियां होती है, आपने मटर की फली छील करके देखियो कि दोनों साइडों में आपको क्या पाए जाते हैं, मटर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाए, कट्टक बनाती हैं, 2 कतारों में स्थित होती हैं, और ये मटर में देखने को मिलता है। सीमांत बीजांड न्यास। स्तंभीय बीजांड न्यास की बात करें तो बीजांड न्यास इसमें अक्षीय होता है,
और बीजांड जो होता है ये बहुकोष्ठीय अंडाशय में लगे रहते हैं, बहुकोष्ठीय अंडाशय में, और ये गुड़हल, टमाटर और नींबू में देखने को मिलता है स्तंभीय बीजांड। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए इसमें देखिए बहुअंडपीय 1 2 3 इस प्रकार से बन जाती हैं और ये आपके अक्ष पर स्थित होते हैं। ये देख सकते हैं बीजांड अक्ष पर स्थित होते हैं, तो अक्षीय बीजांडन्यास हो जाएगा आपका ये। और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं गुड़हल, टमाटर, नींबू। भित्तीय बीजांडन्यास, तो इसमें बीजांड है वो अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या फिर परिधीय भाग पर, या तो भीतरी भित्ति पर हो सकते हैं या परिधीय भाग पर स्थित हो सकते हैं। इसमें अंडाशय एक कोष्ठीय होता है, आभासी पट बन जाते हैं कई बार, जिसके कारण से हमें 2 कोष्ठ नजर आते हैं। और ये एग्जाम्पल इसके याद रख लेना, सरसों और आर्चिन। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इसकी, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो बाहरी जो परिधीय भित्ति है ना, इसके ऊपर बीजांड पाए जाती है। तो ये आपका हो जाएगा पार्शियल पेराइटल या भित्तीय बीजांडन्यास होता है। आधारी की बात कर लेते हैं, तो बीजांड अंडाशय के आधार पर स्थित होते हैं। बीजांड जो होते हैं अंडाशय के आधार पर स्थित होती है। केवल एक बीजांड जो होता है, इसमें केवल एक ही बीजांड पाया जाता है, केवल एक बीजांड। सूरजमुखी और गेंदा में ये इसके उदाहरण हो जाएंगे आधारी बीजांडन्यास। ये देखिए इसमें ये जो कंडीशन होती है, ये आपका 1 मिनट, बेसल ये नीचे हो गया, ये आपका सीक्वेंस थोड़ी अलग है। ये बेसल नीचे वाला होता है, एक ही बीजांड पाया जाता है इसमें जो आधार पर स्थित होता है। ये वाला ये लास्ट वाला प्रकार है जिसे हम फ्री सेंट्रल अभी बात करेंगे इसकी। ये देखिए मुक्त स्तंभीय, इसका मतलब क्या होता है, बीजांड केंद्रीय कक्ष में पाया जाता है, इसमें पट नहीं बनते हैं, जैसे कि डायंथस और प्रिमरोज में इस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है मुक्त स्तंभीय प्रकार का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पट नहीं बनते हैं, सभी बीजांड जो होते हैं वो इसी प्रकार से एक ही कक्ष में स्थित होते हैं। ये हो जाएगा आपका फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास जो डायंथस और प्रिमरेज में होता है। सीमांत मटर में स्तंभीय, गुड़हल, टमाटर, नींबू भीतीय, सरसों, आर्जिमोन आधारी, सूरजमुखी, गेंदा, और मुक्त स्तंभीय डायंथस, प्रिमरोज। देखिए निषेचन के बाद जो ओवुल होता है ये सीड बीज का निर्माण करता है, और ओवेरी जो होती है फल का निर्माण करती है। लैपटॉप भी हैंग होने लगा है। अब बात करते हैं फ्रूट की, फल की बात कर लेते हैं। तो निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय यानी कि जो परिपक्व ओवेरी होती है ये फल का निर्माण करती है। निषेचन होने के बाद में जो परिपक्व अंडाशय होता है वो क्या करता है, फल का निर्माण करता है। पुष्पीय पादपों का यह लाक्षणिक गुण है, लाक्षणिक गुण है पुष्पीय पादपों का। ठीक है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें एनिसेक जनन पाया जाता है। एनिसेक जनन, एनिसेक फलन, सॉरी एनिसेक फलन, पार्थेनोकार्पी। एनिसेक फलन का मतलब क्या होता है कि अंडा से बिना निषेचन के फल का निर्माण कर लेता है। तो ये जो कंडीशन होती है अंडा से बिना निषेचन के फल के निर्माण करने की क्रिया एनिसेक फलन कहलाती है, पार्थेनोकार्पी। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा। ठीक है, इसमें जो फल होता है उस फल की हम बात करें, फ्रूट की बात करें, तो इसमें 2 चीजें हमें देखने को मिलती है। एक तो फल भित्ति, बाहर की ओर फल भित्ति पाई जाती है, और बीच में आपको बीज पाए जाते हैं। इसमें फल भित्ति जो होती है ये शुष्क हो सकती है और गुद्देदार हो सकती है, और जो मोटी फल भित्ति होती है ना, मासल यानी फ्लेसी या मोटी फल भित्ति होती है, वो मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित होती है 3 पार्ट्स में। एक तो एपिकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति जो कि बाहर की ओर होती है, एक मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति जो बीच में पाई जाती है, और एक होती है एंडोकार्प यानी कि अंत फल भित्ति जो भीतर की ओर होती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो मासल और मोटी फल भित्ति होती है। ड्रूप फूल जो होते हैं, ड्रूप फल यानी कि जो अस्टिल फल होते हैं, जैसे कि आम, नारियल, इनमें क्या होता है कि एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से सुपीरियर जो ओवेरी होती है उससे ड्रूप फल बनते हैं, अस्टिल फल वो विकसित होते हैं, एक ही बीज पाया जाता है। आपने आम देखा होगा, आम के अंदर एक ही गुठली पाई जाती है, तो एक ही बीज होता है इसमें, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है, जैसे कि आम, नारियल, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे ड्रूप फल के। एनसीईआरटी में ड्रूप फल के बारे में दे रखा है। तो ये आम देख सकते हैं, ये आम है, इसमें देखिए ये बाहर की ओर भित्ति है एपिकार्प, ये मीजोकार्प है बीज की जो खाने योग्य है, और ये आपकी एंडोकार्प पर ये बीज हो जाएगा, रह जाएगा याद। ठीक है, और इसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हैं कोकोनट के अंदर। ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प, सीड और एंडोकार्प। ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखी, तो देख लेना। आम में बाह्य फल भित्ति सुविभेदित होती है, आम के अंदर तो बाह्य फल भित्ति वो पतली होती है आम में, मध्य फल भित्ति है वो मांसल खाने योग्य होती है, अंत फल भित्ति वो कठोर होती है, हार्ड होती है। नारियल में मीजोकार्प में रेशेदार, मीजोकार्प जो होती है रेशेदार होती है, जो मीजोकार्प ना ऊपर की ओर ये रेशेदार होती है नारियल में। ठीक है,
जो आप जट, जो नारियल के ऊपर जो आप जट निकालते हैं ना ऊपर की ओर, वो तो आपकी होती है बाह्य फलवृत्ति, और जो ये रेशेदार पाए जाते हैं ना, जो हार्ड होती है, वो मेजोकार्प होती है। तो ये आपका फ्रूट है वो कंप्लीट होता है। इतना ही आपके एनसीईआरटी में दे रखा, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सीड यानी कि बीज की। निषेचन के बाद परिपक्व बीजांड जो होता है ये बीज में बनता है। बता चुका हूं कि ओवेरी तो फल में बदलती है, और बीज जो बीजांड जो होता है ये बीज में बदल जाता है। एक बीज की हम बात करें तो एक बीज में एक तो बीजावरण पाया जाता है, चारों ओर आवरण होता है बीज के, जिसे हम सीड कोट या बीजावरण कह देते हैं, और एक पाया जाता है इसमें भ्रूण। यानी कि जब हम बीज की बात करते हैं तो बीज एक तो बीजावरण से मिलकर बना होता है बीजावरण, और बीजावरण के साथ में होता है एक भ्रूण। इनसे मिलकर के एक बीज का निर्माण होता है। जब हम भ्रूण की बात करें, इस भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में क्या होता है, एक तो मूलांकुर होगा यानी कि रेडिकल होगा जिससे जड़ें विकसित होती है वो, और एक भ्रूणीय अक्ष होगा। ठीक है, इस भ्रूणीय अक्ष के दो सिरे होते हैं, एक तो मूलांकुर, भ्रूणीय अक्ष के दो सिरे होते हैं, एक तो मूलांकुर होता है और एक आपका प्रांकुर होता है, लेकिन यहाँ पर अलग से दे दिया है। ठीक है, तो मूलांकुर हो गया रेडिकल, और एक भ्रूणीय अक्ष हो गया। इसके अलावा या तो एक बीज पत्र हो सकता है जैसे कि गेहूं मक्का जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उसमें, या फिर दो बीज पत्र हो सकते हैं जैसे कि चना मटर द्विबीजपत्री पादपों में। क्या क्या होता है देखिए एक बार, एक तो आपका रेडिकल हो जाएगा, ठीक है, एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, और इसमें दो कंडीशन देखने को मिलती है, या तो एक आपका कोटिलेडन्स होगा या फिर आपके कोटिलेडन्स कितने होंगे, दो। ठीक है, एक होगा, एक तो ये कंडीशन बनेगी और एक ये नीचे वाली कंडीशन बनेगी, ये दोनों याद रख लेने। अब देखिए द्विबीजपत्री बीज की संरचना कैसी होती है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे बाहर की ओर तो सीड कोट पाया जाता है, बीजावरण होता है। तो बीज का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम बीजावरण या सीड कोट कह देते हैं। दो परतों से मिलकर बना होता है ये, एक तो टेस्टा, याद रख लेना, ये पूछा गया है, टेस्टा यानी कि बीज चोल जो कि बाहरी होता है, और एक टैगमैन होता है जो कि आंतरिक होता है, याद रह जाएगा। हाइलम, हाइलम क्या होता है, ये बीज से संबंधित है। देखिए समझिए इस चीज को, बीजावरण तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये चारों ओर जो आवरण होता है बीजावरण हो जाएगा। नाभिका या हाइलम क्या होता है, तो बीज के ऊपर एक खांच जैसा छिद्र पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये हाइलम है, ये खांच जैसा छिद्र पाया जाता है। इसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, फ्रूट से जुड़ा रहता है, इसके द्वारा ही ये जो खांच जैसी संरचना इसी के द्वारा फ्रूट से जुड़ा रहता है, जिसको हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज की नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है, ये जो नाभिका ना उसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कह देते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, याद रह जाएगा। भ्रूण की बात करें तो एक भ्रूण के अंदर एक तो भ्रूणीय अक्ष होता है, दो बीज पत्र होते हैं, रेडिकल होता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी सा है। द्विबीजपत्री बीज की संरचना हमने देख ली। बीजावरण है उसमें दो परतों से बना होता है, बाहरी परत टेस्टा यानी बीज चोल और एक टैगमैन होता है। हाइलम की बात कर ली, बीजांड द्वार की बात कर ली, भ्रूण की बात कर ली। इसमें देखिए बीज पत्र जो होता है वो मांसल या गुद्देदार होते हैं, दो बीज पत्र निकलते हैं इसमें, और दोनों क्या होते हैं, गुद्देदार होते हैं। भ्रूणीय अक्ष के दो सिरे होते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष होता है ना उसके दो सिरे होते हैं, एक तो मूलांकुर का निर्माण करता है, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, एक प्रांकुर का या प्लूमुल का निर्माण करता है। मूलांकुर जो होता है ये निचला भाग होता है जो कि नुकीला होता है, प्रांकुर जो होता है ये ऊपरी भाग होता है जो पत्तीदार भाग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम भ्रूणपोष की या एंडोस्पर्म की। देखिए भ्रूणपोष क्या होता है, एक स्टोरेज पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है उनको स्टोर करने का काम करता है, और भ्रूणपोष द्विनिषेचन के द्वारा बनता है जो कि त्रिगुणित संरचना होती है, याद रह जाएगा। ये भ्रूणपोष है जिसमें पाया जाता है उसको हम भ्रूणपोषी बीज कह देते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उसको अभ्रूणपोषी बीज कह देते हैं। ठीक है, भ्रूणपोषी बीज की बात करें तो इसमें भ्रूणपोष नहीं उपस्थित होता है, जैसे कि अरंडी, इसमें गुद्देदार भ्रूणपोष होता है। अभ्रूणपोषी इसमें क्या होता है, जब भ्रूणपोष परिपक्व हो जाता है, बीज परिपक्व हो जाता है, भ्रूणपोष जब इसमें डिवाइडेशन वगैरह या अंकुरित होता है उसके बाद में भी उसमें क्या होता है, भ्रूणपोष बचा रह जाता है। परिपक्व भ्रूणपोष अगर अनुपस्थित होता है, परिपक्व बीज के अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है तो वो आपका अभ्रूणपोषी हो जाएगा, जैसे कि चना सेम मटर, ये अभ्रूणपोषी के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना। द्विबीजपत्री की हमने बात कर ली, यहाँ पर जो अरे एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर देख रही है ना, इसमें देख लेना, ये नीचे वाला भाग रेडिकल, ऊपर वाला प्लूमुल, ये चीज हम पढ़ी है। दो कोटिलेडन्स होते हैं, ये बीच वाला भ्रूण एक्सिस होता है, इसके दो सिरे, एक तो प्लूमुल और एक रेडिकल, बहुत ही आसान। अब एक बीजपत्री बीज की संरचना देखिए, अधिकांश बीज है ये भ्रूणपोषी, इसमें अधिकांश बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं जिसमें आपका आर्किड पादप होता है।
अनाज जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार होता है, जो फल भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है, फल भित्ति के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो भ्रूणपोष जो होता है ये स्थूल और भोजन का संचय करता है। ठीक है, भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति एक प्रोटीन परत के द्वारा निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। और ये जो प्रोटीन के द्वारा निर्मित परत होती है ना, इसको हम एलुरोन परत कहते हैं। ठीक है, भ्रूण का आकार छोटा होता है, भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। भ्रूण में एक बड़ा और ढालादार सिल्ड शेप्ड क्या होता है, बीज पत्र होता है। एक ही बीज पत्र पाया जाता है इनके भ्रूण में, और ये जो बीज पत्र होता है ये स्कूटेलम कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तो एलुरोन परत वाला पूछा जा सकता है, एक स्कूटेलम पूछी जा सकती है, जो कि एक ढालाकार बीज पत्र होता है। इनमें जो भ्रूणीय अक्ष होता है ये छोटा होता है, दो भाग होते हैं, दो सिरे होते हैं इसमें, ऊपर वाला भाग प्रांकुर, नीचे वाला भाग मूलांकुर होता है। प्रांकुर पर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम प्रांकुर चोल या कोलियोपटाइल कह देते हैं, और मूलांकुर पर एक आवरण पाया जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, मूलांकुर चोल या कोलेराइजा कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें याद रख लेना। प्रांकुर पर जो चोल होता है उसे प्रांकुर चोल या कोलियोपटाइल, मूलांकुर पर जो चोल होता है उसे मूलांकुर चोल या कोलेराइजा कह देते हैं। एक बार इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये भ्रूण एंडोस्पर्म हो गया, भ्रूणपोष, और ये आपका एम्ब्रियो हो गया, दो एक्सिस होते हैं इसमें। जब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की नजर आती है। ये ऊपर वाला भ्रूणपोष हो गया, इसमें बाहर की ओर देखिए सीड कोट और फ्रूट वाला आपस में जुड़ी हुई होती है, और ये आपको बीच में देखिए एक संरचना नजर आ रही है इस प्रकार की। ये भ्रूणपोष के बाहर की ओर प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, तो लेयर होती है जिसे हम एलुरोन परत कह देते हैं। ये नीचे वाला आपका भ्रूण हो जाएगा, बीज हो जाएगा, इसमें क्या होता है ये स्कूटोलम हो जाएगा बीज पत्र में। ये आपका प्लूमल होगा, ये प्लूमल है, और प्लूमल के चारों ओर जो आवरण होता है उसको कोलियोपटाइल कह देते हैं। ये आपका क्या है, रेडिकल, रेडिकल के चारों ओर आवरण होता है उसको कोलेराइजा कह देते हैं। ये आपका मोनोकोटिलेडन्स सीड हो गया। अब एक प्ररूपी पुष्प पादप जो होता है, एंजियोस्पर्म होता है, उसमें पुष्प को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र या उसका डायग्राम बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको कुछ संकेत होते हैं जिनके द्वारा उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पादप का आवास, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला या डायग्राम लिखते हैं तो उसमें आवास को ध्यान में रखना है, कायिक लक्षण कौन कौन से होते हैं उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पुष्पीय लक्षण को वर्णित किया जाता है। दो प्रकार से वर्णित करते हैं, पुष्पीय चित्र का वर्णन करते हैं, हम पुष्पीय चित्र लिखते हैं फ्लोरल डायग्राम, और एक पुष्पीय सूत्र लिखा जाता है, फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है। पुष्पीय सूत्र के लिए कुछ संकेत होते हैं जो आपको याद रखना। ये देखिए मैंने एक अलग से स्लाइड है जो पहले भी करवा चुका हूँ फैमिली वाली, तो फटाफट फैमिली हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो एक मिनट, आपको एक थोड़ा सा समय लगेगा, उसका मैं पीडीएफ को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, बुखा वैसे नहीं रहा है। एक मिनट, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। आ गया, एक मिनट इसको हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, जो आवर्तबीजी पादप हैं उनके लिए मैंने पहले भी एक जो डाली है वीडियो डाला है, जिसके अंदर पूरी फैमिली है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। उनकी हमने एनसीईआरटी में तो एक ही दे रखी है, आपकी नीट के सिलेबस में उन सभी की हमने बात की है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप हैं, एक बार थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं,
आवर्तबीजी पादप है, इनमें पुष्प सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर सहपत्र उपस्थित है तो उसको हम BR से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पुष्प असहपत्री है, सहपत्र नहीं है, तो उसको EBR से लिखेंगे। अगर पुष्प त्रिज्या सम्मित है तो त्रिज्या सम्मित के लिए हम क्या करेंगे, इसकी चारों ओर एक इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक व्यास सम्मित या जाइगोमॉर्फिक है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कहने का मतलब 1% का साइन के रूप में। अगर द्विलिंगी पुष्प है, एक लिंगी है जिसमें अगर मादा, देखिए सभी के लिख देता हूं, अगर एक लिंगी पुष्प मादा उपस्थित है तो नीचे हम इस प्रकार से क्रॉस लगा देंगे। एक लिंगी पुष्प नर है तो इसके ऊपर लगा देंगे, और अगर द्विलिंगी पुष्प है तो ऊपर भी लगा देंगे और नीचे भी लिख देंगे। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर एपिकेलिक्स उपस्थित है तो EPI या EPIK से रिप्रेजेंट करेंगे। बाह्य दलपुंज यानी केलिक्स उपस्थित है तो उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। दलपुंज यानी कोरोला उपस्थित है तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। परिदलपुंज उपस्थित है तो उसको P से लिखते हैं। पुमंग यानी कि एंड्रोशियम उपस्थित है उसको A से लिखा जाता है। जायांग उपस्थित है उसको G से लिखा जाता है। तो जायांग के आधार पर हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसकी अंडाशय की स्थिति ऊर्ध्ववर्ती है तो उसको G के नीचे हम इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। अगर अंडाशय की स्थिति अधोवर्ती है तो हम G को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके नीचे लगा देंगे, नीचे सॉरी ऊपर लगाएंगे। अधोवर्ती में क्या होता है, ऊपर लगाते हैं, अधोवर्ती में ऊपर लगा देंगे। अगर अंडाशय अर्ध अधोवर्ती है तो G के आगे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आसंजन भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसी पुष्प संकेतों के माध्यम से। अगर परिदल लगन है, जो पुंकेसर होते ही हैं, ये दल के साथ लगन है तो P और A को आपस में जोड़ देते हैं। अगर दल लगन है, दल के कोरोला के साथ में जुड़ते हैं तो C को A के साथ में जोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, जो फैमिली है ना, फैमिली की मैं अलग से एक क्लास बना दूंगा, उसके अंदर हम फैमिली को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।